जय हिंद। 12 मार्च के आंदोलन से पहले पूर्व सैनिक मिले रक्षा मंत्री व पीएम मोदी से। कुछ बड़ा होने वाला है, बता दें। 15 मांगों को लेकर पूर्व सैनिक गए थे, रक्षा मंत्री और पीएम मोदी को ज्ञापन दिया है। तो वो लेटर दिखाएंगे। उससे पहले बता दें कि जो पीएम मोदी और रक्षा मंत्री से ज्ञापन सौंपा है पूर्व सैनिक संगठन, वो वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन की तरफ से सौंपा गया है और उसमें 15 मांगे रखी गई हैं। पूर्व सैनिक की ओआरओपी से संबंधित, प्रीमेचर से संबंधित, एमएसपी पर संबंधित और पीसीडीए की विसंगतियों से संबंधित। तो क्या है मांगे? सबसे पहले तो वो लेटर दिखाते हैं। ये लेटर दिया है 9/3/2023 को, यानी कि 9 मार्च को जो लेटर दिया है, इसमें कहा गया है, पीएम मोदी को लेटर लिखा गया है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लेटर लिखा गया है। इसमें ओआरओपी विसंगतियों और अन्य लंबित मांगों पर के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया है। इसमें कहा गया है, महोदय, सिपाही से लेकर ऑनरी कमीशन तक रैंक के सभी सैनिकों को पिछले 10 सालों से चली आ रही कई ऐसी मांगे हैं जो सरकार द्वारा नजरअंदाज किए जाने पर ओआरओपी 1 और ओआरओपी 2 की जो लाइन शेयर है, हिस्सा मिलना चाहिए। कमीशन अधिकारी पूरा खा गए हैं और जवान जेसीओ, एनसीओ, एचसीओ को कुछ नहीं मिला है। करीब 37 लाख पूर्व सैनिक फैमिली पेंशनर्स इससे नाराज हैं और इसमें कई मांगे ऐसी रखी गई हैं जो सरकार ने ध्यान देने योग्य है। सरकार ने निम्नलिखित कारणों पर विचार किए बिना अधिकारियों को और जवानों एनसीओ का ओआरओपी निर्धारण का एक समान आदेश वर्ष 7 नवंबर 2015 जारी कर दिया। आधार वर्ष का अधिकतम और न्यूनतम औसत है। आधार यानी कि न्यूनतम और अधिकतम औसत उसमें निर्धारित किया गया है, जबकि जवान जेसीओ एनसीओ को ओआरओपी पेंशन रिवीजन में आधार औसत को की जगह अधिकतम होना चाहिए, यानी कि मैक्सिमम पेंशन होनी चाहिए, ना कि एक मिनिमम और मैक्सिमम में जो गैप है ये कम होना चाहिए। अलग अलग सेवा शर्तों के कारण अधिकारी 57 साल और 62 साल तक सर्विस करते हैं। वहीं 4 साल तक री एम्प्लॉयमेंट का भी मौका मिलता है, उनको री एम्प्लॉयमेंट भी कर दिया जाता है, तो बहुत सारी उनकी सर्विस हो जाती है। जबकि जवान एनसीओ 35 से 40 साल सर्विस करते हैं। जवान एनसीओ 35 से 40 साल और जेसीओ एचसीओ 45 से 50 साल की सर्विस करते हैं और जबरदस्ती रिटायर कर दिए जाते हैं, क्योंकि अगर उनका प्रमोशन नहीं तो उनको जल्द से जल्द रिटायर कर दिया जाता है। आपने देखा होगा, हवलदार के बाद अगर आपका प्रमोशन नहीं हुआ तो आपको रिटायर ही होना पड़ेगा 24 साल सर्विस करने के बाद। अधिकारी वर्ग वर्ग जो भी है, टाइम स्केल पदोन्नत उनका टाइम के साथ एक पदोन्नति है और सेक्शन ग्रेड भी एक निश्चित काल के बाद उनको मिलता रहता है। इसमें कहा गया है, जवान एनसीओ और जेसीओ की पदोन्नति वैकेंसी पर आधारित है। हमारी जेसीओ जवान की जो पदोन्नति है वैकेंसी पर आधारित है। योग्यता रखने के बाद भी किसी कोर रेजिमेंट में 10 साल में हवलदार बन जाते हैं, किसी में 18 साल में हवलदार बन जाते हैं। इसी प्रकार जेसीओ बनने में कहीं 24 साल लग जाते हैं और कहीं तो वैकेंसी भी नहीं होती है, जेसीओ बन नहीं पाते हैं और जबरदस्ती उनको रिटायर कर दिया जाता है हवलदार रैंक से ही। जेड ग्रुप वाई ग्रुप में शामिल गया था, जिसके बाद एनसीओ जेसीओ को न्यूनतम बेसिक रह गया है और जबकि अधिकारी वर्ग को इस तरह का कोई ग्रुप निर्धारित नहीं है, यानी कि उनके लिए कोई ग्रुप नहीं है और जेसीओ एनसीओ को एक ही ग्रुप में डाल दिया, जेड हो चाहे एक्स वाई ग्रुप के हों। निवेदन है कि भारत सरकार करीब 2 करोड़ पूर्व सैनिक फैमिली पेंशनर्स आश्रितों के मांगों को स्वीकार करें जो निम्नलिखित हैं। पहली मांग है, पे का 75% पेंशन जेसीओ ओआर की जाए, जिससे कि ओआरओपी की विसंगति दूर हो सकती है। यानी कि इन्होंने सारे लेटर के दिए हुए हैं कि कब कब इन्होंने लेटर लिखा है और ओआरओपी टेबल में जो विसंगति है वो 75% अगर पेंशन का कर दिया जाए तो वो विसंगत दूर हो सकती है, क्योंकि जो 35 साल सर्विस करके रिटायर हो जाते हैं उनकी विसंगत बहुत ज्यादा हो जाती है और डिफेंस कमीशन ऑफिसर जो हैं वो उनको ज्यादा फायदा मिला है ओआरओपी में, जबकि जेसीओ ओआर को फायदा नहीं मिला है। रैंक वेटेज भी दिया जाना चाहिए, ओआरओपी निर्धारण में रैंक वेटेज दिया जाना चाहिए। रैंक के हिसाब से ही वेटेज मिलना चाहिए, ना कि ऐसे कि जो 16 साल सर्विस कर रहा है और 24 साल सर्विस कर रहा है उसकी पेंशन समान कर दी है। तो सर्विस पेंशन का भी एक निर्धारण करना चाहिए कि कितने साल सर्विस की है और कितनी पेंशन है। ऐसा निर्धारण नहीं होना चाहिए कि 16 साल भी वही पेंशन है और जो 24 साल सर्विस कर रहा है उसकी भी वही पेंशन है। एक समान एमएसपी
सभी रैंकों के मिलिट्री सर्विस पे एक समान होना चाहिए, जो कि टेबल में काफी हद तक कमियों को दूर कर सकता है अगर समान एमएसपी कर दी जाए। पे मैट्रिक्स न्यूनतम पे गुणांक 3 का होना चाहिए। आपको बता दें कि गुणांक 2.5157 है, जो कि 3 की डिमांड है, जिससे कि भी आपकी ओआरओपी विसंगत दूर हो सकती है अगर 3 का फैक्टर लगा दिया जाए 2.57 की बजाय। न्यूनतम पे मैट्रिक्स 4 होना चाहिए, जबकि आपको पता है सिपाही की 3 से स्टार्ट होती है और इसको 4 करना चाहिए। हर पे का एक पे लेवल बढ़ाना चाहिए। इसके बाद न्यूनतम पेंशन गारंटी होनी चाहिए कि न्यूनतम आपको इतनी पेंशन मिलेगी। एक पेंशन की ऐसी गारंटी होनी चाहिए जो 1/6/2016 के लेटर में भी कहा गया है कि एक पेंशन की निर्धारित गारंटी होगी कि इतनी पेंशन कम से कम मिलेगी। एक्स ग्रुप पेंशन में भी कहा गया है कि एक्स ग्रुप का ओआरओपी पेंशन में काफी डिफरेंस आया है, क्योंकि एआईसीटीई के डिप्लोमा होल्डर जितने भी हैं उनको एक लेटर के मुताबिक कहा गया था कि उनको 6200 रुपए बेसिक मिलेगा, जबकि ओआरओपी टेबल में टेबल नंबर 8 के जो रिटायर्ड 8 है, जो टेबल नंबर 8 वो पोस्ट रिटायर वालों के लिए है और प्री वालों के लिए टेबल नंबर 7 है, जबकि ये गलत है। ये केवल एक ही टेबल होनी चाहिए, चाहे एक्स ग्रुप के प्री रिटायर 2016 के हों चाहे पोस्ट रिटायर्ड 2016 के हों। इस पर भी बात कही गई। दूसरी है ओआरओपी जो प्रीमेचर रिटायर हो रहे हैं ऑन रिक्वेस्ट डिस्चार्ज सोल्जर जो भी हैं उनके लिए भी जो 6 जून 2017 का लेटर है उसके हिसाब से उनको प्रीमेचर का लाभ मिलना चाहिए। ओआरओपी 2 में उनको प्रीमेचर से आउट कर दिया है। 6 जून 2017 तक उनको लाभ मिलना चाहिए ओआरओपी का। तो जो भी प्रीमेचर रिटायर हैं उनको भी लाभ मिलना चाहिए। डिस्चार्ज के बाद ऑनरी रैंक की ऑनरी रैंक जो मिलती है उसको भी ऑनरी लेफ्टिनेंट और कैप्टन के बराबर पेमेंट मिलना चाहिए। कैप्टन और लेफ्टिनेंट के बराबर पेमेंट होना चाहिए, क्योंकि उनको ऑनरी रैंक इसीलिए दी जाती है कि उनको इक्वल किया जाता है मेजर रैंक के बराबर, यानी कि उनकी जो पेंशन है वो मेजर रैंक के बराबर होनी चाहिए। फाइनेंशियल इसमें दिया हुआ है मेजर के बराबर कर देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा ही लेटर में पहले कहा गया था 7th पे कमीशन में। एक समान लायबिलिटी वार इंजरी और डिसेबिलिटी पेंशन एक समान मिलनी चाहिए, जबकि आपने देखा होगा जो जेसीओ वार रिटायर होते हैं उनको लगभग 6 से 10,000 डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है, वार इंजरी पेंशन मिलती है, और जो ऑफिसर रिटायर होते हैं 55,000 के आसपास मिलती है। तो कितना बड़ा डिफरेंस है आप खुद समझ सकते हैं। जबकि ये जो डिसेबिलिटी मिलती है डिसेबिलिटी पेंशन, ये रिटायर होने के बाद आप इलाज कराने के लिए मिलती है। अब आप समझ सकते हैं कि क्या ऑफिसर को सस्ते रेट में दवाएं मिलती हैं सिविल से, या फिर जेसीओ जवान को सस्ते रेट में मिलती हैं। दवाएं एक ही रेट में मिलती हैं, लेकिन डिसेबिलिटी पेंशन में कितना बड़ा अंतर है, 5,000 और 55,000, इतना बड़ा अंतर है। तो इसको भी समान करना चाहिए। इसके बाद साधारण फैमिली पेंशन को सर्विस पेंशन के बराबर होना चाहिए, क्योंकि फैमिलियां अगर उनको फैमिली पेंशन के बराबर नहीं होंगी तो उनको उनका घर चलना मुश्किल हो जाता है। तीनों एमएससीपी 17 साल में लागू हो जाने चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा सिपाही अगर 17 साल सर्विस करता है तो उसकी एमएससीपी 1 मिलता है और एमएससीपी 2 मिलता है, और एमएससीपी 3 का लाभ नहीं ले पाता है। तो एमएससीपी 3 के लिए उसको 17 साल में तीनों एमएससीपी लग जानी चाहिए, ऐसी डिमांड है। और 21 साल के अंदर आपको पता है कि मेजर रैंक जो भी है पे ग्रेड 4 सिर्फ मेजर को ही मिलता है, बाकी को नहीं मिलता है। एक्सटेंड एजीआई का भी 85 साल तक एक्सटेंड करना चाहिए। इतनी मांगे हैं, 14 मांगे हैं, और 14 मांगों को लेकर पूर्व सैनिक संगठन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले थे। ये थी जानकारी। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रखें। थैंक यू। जय हिंद।